जोहार, जय मल्लिवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। एनसीपी नेता और विपक्षी दलों में सबसे ऊंचे कद वाले शरद पवार ने कल 23 मार्च 2023 को अपने दिल्ली स्थित निवास स्थान पर विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के सदस्य बने हुए कपिल सिब्बल, माकपा यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, शिवसेना, जेडीयू और कई अन्य दलों के नेता इसमें सहभागी थे। यह बैठक दो कारणों की वजह से महत्वपूर्ण थी। पहला कारण ये कि इसे शरद पवार ने, एक बड़े कद्दावर नेता ने कॉल किया हुआ था, और दूसरा कारण ये कि इसमें ईवीएम के मुद्दे पर चर्चा होने वाली थी। 2024 में होने वाले 18वीं लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम का मुद्दा जब विपक्षी दलों के मुख्य एजेंडे में आता है तो यह बात अपने आप में एक बड़ी बात बन जाती है। इस बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता हुई। उसमें दिग्विजय सिंह और कपिल सिब्बल ने ही बहुत संक्षिप्त में ही अपनी बातें रखी। कुल 6 मिनट की इस प्रेस वार्ता में शरद पवार कुछ नहीं बोले। प्रेस वार्ता के अलावा इस बैठक में क्या चर्चा हुई, कौन से निर्णय लिए गए, उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन विपक्ष क्या कर सकता है, आगे जाकर क्या कर सकता है, इस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। पहले प्रेस वार्ता में क्या हुआ, उन बातों की चर्चा कर लेते हैं। प्रेस वार्ता में दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिविल सोसाइटी ने ईवीएम पर उपस्थित किए हुए सवालों के चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिए। इस सिविल सोसाइटी में दर्जनों रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी एवं टेक्निकल एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर्स सहभागी हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि जस्टिस लोकुर की अध्यक्षता में बने सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन ने अब तक 2 रिपोर्ट प्रकाशित किए हैं। उस पर भी चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही कोई कार्रवाई की है। दिग्विजय सिंह आगे कहते हैं कि ईवीएम के साथ अब रिमोट वोटिंग मशीन यानी आरवीएम को भी चुनाव आयोग चुनाव प्रणाली में लाना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने डेमो देने के लिए एक सर्वदलीय बैठक जनवरी के महीने में बुलाई थी, पर सभी विपक्षी दलों ने उस बैठक का बहिष्कार कर दिया और आरवीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि ईवीएम में जो चिप होती है उसको लेकर चुनाव आयोग बार बार लगातार ये कहता रहता है कि वह वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, लेकिन उसमें इंटरनेट के माध्यम से पार्टी के निशान और उम्मीदवारों के नाम कैसे डाले जाते हैं। ऐसे कई सवाल कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता में उपस्थित किए। प्रेस वार्ता में राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि दुनिया के सभी विकसित देशों में ईवीएम के बिना चुनाव होते हैं। उन्होंने यूरोपीय देश, इंग्लैंड और अमेरिका के उदाहरण देते हुए ये बात कही। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है कि हमने चुनाव आयोग के सामने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हमने ऐसा कई बार, दर्जनों बार किया है। पिछले 8 सालों का उन्होंने हवाला दिया। कपिल सिब्बल आगे कहते हैं कि जब जब भी ईवीएम में खराबी आई है तब वोट जो है वो भाजपा को ही गया है, दूसरी किसी पार्टी को नहीं गया। यह आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। ये बातें केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बातें जनता में फैल चुकी है। इस पर आज तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है। कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि अब की बार हम चुनाव आयोग के पास आखिरी बार जाएंगे और कहेंगे कि आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं, ये बताइए। चुनाव आयोग को लिखित में सवाल पूछे जाएंगे और चुनाव आयोग से भी उम्मीद की जाएगी या उनको ये बताया जाएगा कि आप जो जवाब देंगे वो हमें लिखित में ही दे। और अगर चुनाव आयोग हमारे सवालों के सही से जवाब नहीं देता है, हमें संतुष्ट नहीं करता है, तो हम राजनीतिक दल ये फैसला करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि दुनिया का कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ये नहीं कह सकता कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, किसी प्रकार की मशीन, उसे हैक नहीं किया जा सकता। यह भारत के लोकतंत्र का सवाल है, जिसकी नींव एक व्यक्ति एक वोट पर बनी है। अगर इस नींव के साथ ही हेराफेरी होती है तब तो लोकतंत्र ही खतरे में आ सकता है। शरद पवार इस पूरी प्रेस वार्ता में खामोश थे। एक पत्रकार के सवाल के जवाब में शरद पवार ने कहा कि हम चुनाव प्रणाली पर शंका उपस्थित नहीं कर रहे, हमें चुनाव आयोग से केवल हमारे जवाब चाहिए।
इसके बाद प्रेस वार्ता समाप्त हो जाती है। पर अंदर की बैठक में, यानी प्रेस वार्ता के पहले जो बैठक हुई उसमें क्या हुआ, कौन से निर्णय लिए गए, ये बातें अभी तक सामने नहीं आई हैं। लेकिन यह कुछ बातें हैं जो विपक्षी दल जरूर कर सकते हैं। पहली बात तो शरद पवार की ही अध्यक्षता में एक विपक्षी दलों की सर्वदलीय यानी सभी विपक्षी दलों की एक समिति बनाई जाए। दूसरी बात यह कि वह समिति चुनाव आयोग से लिखित में सवाल करे और चुनाव आयोग से भी लिखित में ही इसके जवाब लिए जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पहले भी विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से बात की है। चुनाव आयोग इत्मीनान से उनकी सारी बातों को सुन लेता है, पर जवाब में कोई कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि वह सारी बातें वर्बली होती है जिसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता। इसलिए पिछली कमियों को ध्यान में रखकर इस बार चुनाव आयोग से लिखित में ही सवाल जवाब करना चाहिए। इसमें तीसरी बात जो विपक्षी दल है वो ये कर सकते हैं कि कपिल सिब्बल के नेतृत्व में इंसाफ के सिपाही नाम का जो उनका वकीलों का संगठन है उसके माध्यम से ईवीएम का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाए। फरवरी 2019 में कांग्रेस के नेतृत्व में ईवीएम का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट में उसका नेतृत्व बदल देना चाहिए। चौथी बात यह कि ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन किया जाना चाहिए। इसमें बड़े पैमाने पर मतदाताओं को यानी लोगों को इन ईवीएम के षड्यंत्रों के बारे में जागरूक करना चाहिए, मतदाताओं को सतर्क करना चाहिए और रास्ते पर उतरकर आंदोलन करने जैसे काम इसमें होने चाहिए। पांचवी बात ये कर सकता है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग सुधार नहीं करता है तो लोकसभा चुनाव का सभी विपक्षी दल मिलकर बहिष्कार करना चाहिए। इससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी एक्शन ली जा सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा उठाया जा सकता है, जिससे दुनिया के लोगों का ध्यान भारत में चल रहे भ्रष्ट चुनाव प्रणाली की ओर आकर्षित किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई ऐसे काम हैं जो विपक्षी दल कर सकते हैं, अगर उनमें सच में ईवीएम का विरोध करने की चाह हो तो ही। जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों की एक कमेटी बनाई जाए जिसका चेयरमैन हैदराबाद के इंजीनियर हरिप्रसाद को बना दिया जाए। इसके अलावा ईवीएम के मुद्दे पर काम करने वाली जो तमाम प्रकार की एनजीओज है, जैसे एडीआर है, सामाजिक संगठन है, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा जैसे सामाजिक संगठन है, उनको भी राजनीतिक दलों के आंदोलन के साथ जोड़ा जाए। उनकी भी एक समिति, एक कमेटी बनाई जाए। अब आरएसएस और बीजेपी सभी क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर द्विदलीय लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और इसकी उन्होंने शुरुआत भी कर दी है क्षेत्रीय दलों को खत्म करने से। जैसे उदाहरण महाराष्ट्र का लिया जा सकता है और हो सकता है कि यह क्षेत्रीय दलों का आखिरी चुनाव हो। इसके बाद वह चुनाव लड़ने के लायक भी नहीं हो, इसलिए भाजपा विरोधी क्षेत्रीय दलों को भी इसके साथ जोड़ना जरूरी है। अगर विपक्ष इन तमाम मुद्दों पर काम करे तो भारत में लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो लोकतंत्र की हत्या में विपक्ष भी सत्ताधारी पक्ष के बराबरी का हिस्सेदार होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी विपक्षी दलों ने ईवीएम के विरोध में आंदोलन करने की बात कही थी और उस प्रकार का फैसला भी उन्होंने किया था, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त यानी चुनाव के नतीजे जिस दिन घोषित हुए विपक्ष धाराशायी हो गया। उस वक्त सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस ने जैसे भाजपा को मदद करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2019 में केस दायर की थी, जिससे भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनाव में घोटाला करना संभव हुआ था और वो चुनाव जीत गए थे। अगर इस बार भी विपक्ष कोई ठोस निर्णय लेकर उस पर अमल नहीं करता तो उनके साथ देश के लोकतंत्र का भविष्य भी खतरे में आ सकता है। इसलिए अब सारे देश के लोग विपक्ष की ओर आंखें लगाकर देख रहे हैं कि क्या विपक्ष सही मायने में लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ कर भी रहा है या नहीं। गौरतलब है कि विपक्ष की ये बैठक तब हो रही है, तब उस पर फैसले हो रहे हैं जब भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के नेतृत्व में
ईवीएम भंडाफोड़ देशव्यापी परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा जनवरी महीने में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होने वाली थी, मगर राज्य के मुख्यमंत्री यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन ने इसे रोकने का काम किया। इसके बाद यह मामला जो है वो हाईकोर्ट में चला गया है और अभी तक हाईकोर्ट की तरफ से उस पर कोई फैसला नहीं आया है। इसलिए वामन मेश्राम ने 21 फरवरी से महाराष्ट्र से अपनी ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा को शुरू कर दिया है और अब वह यात्रा उत्तर प्रदेश में चल रही है। उत्तर प्रदेश के जिलों में, तहसीलों में, गांवों में जा रही है। वामन मेश्राम के नेतृत्व में ईवीएम के षड्यंत्रों का भंडाफोड़ करने वाली यह दूसरी परिवर्तन यात्रा है। पहली परिवर्तन यात्रा जून 2019 में निकाली गई थी। वह यात्रा केवल 6 महीने के लिए ही थी, मगर अब जो ये दूसरी परिवर्तन यात्रा चल रही है वह पूरे 1 साल तक चलेगी और देश के 670 जिलों से होकर जाएगी। वामन मेश्राम की इस तरह की परिवर्तन यात्रा के दबाव से ही विपक्षी दलों को ईवीएम के मुद्दे को अपने एजेंडे में लेना पड़ रहा है। यह यात्रा अब तक तो केवल महाराष्ट्र इस एक राज्य से गुजरी है, अब तो आगे और लंबा सफर तय करना है। हाईकोर्ट से निर्णय आने के बाद वह अपने पूर्व निर्धारित स्थान से शुरू होगी और सारे देश भर के लोगों को जागृत करेगी। इतना जरूर है कि वामन मेश्राम की वजह से ही विपक्ष ईवीएम पर बोलने के लिए मजबूर हो गया है।